राष्ट्रपति शपथ लेता है मैं कानून की सुरक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जिसको कानून ही नहीं पता वो क्या प्रोटेक्ट करेगा। हिंदुस्तान की सेना का जो सिपाही 24 घंटे हमारी सीमाओं पर खड़ा रहता है, उसकी तनख्वाह मैक्सिमम जो है 31,000 रुपये होती है। अच्छा। महीने की। और राष्ट्रपति की जो है 5 लाख है। तो वो जो है क्या प्रेरणा और क्या उनको एक बलिदान का संदेश दे रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि मेरी तनख्वाह में से 3.25 लाख रुपए टैक्स कट जाता है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी बात कहना एक मजाक है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछला एपिसोड आपने अच्छा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। हाल फिलहाल अपने गांव के दौरे पर हैं, अपने गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाभी के हाथ के पेड़े खा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भाषण भी दे रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सुनकर और जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। तो इसीलिए मैं रविंद्र कुमार जी के पास आया हूँ। लेकिन इस बीच कई सारी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे एक महिला की मौत भी हो गई जब ट्रैफिक जाम में वो फंस गई। उस पर भी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा कि कब ये ख़त्म होगा VIP कल्चर। सर आप बताएं, उन्होंने एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात कही कि मेरी तनख्वाह 5 लाख है और 3.25 लाख टैक्स में चले जाते हैं। सर ये किस तरह की बात हुई फिर? देखिए, ये बड़ी विचित्र सी बात है कि देश का जो प्रधान सेनाओं का सेनापति है, जो राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक देश का, नहीं, वो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है। जी जी। वो एक बड़ा पद है। वो कह रहा है कि मेरी तनख्वाह 5 लाख है और उसमें से 3.25 लाख कट जाते हैं। आप समझिए कि हिंदुस्तान की सेना का जो सिपाही 24 घंटे हमारी सीमाओं पर खड़ा रहता है, उसकी तनख्वाह मैक्सिमम जो है 31,000 रुपये होती है। अच्छा। महीने की। और राष्ट्रपति की जो है 5 लाख है। तो वो जो है क्या प्रेरणा और क्या उनको एक बलिदान का संदेश दे रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि मेरी तनख्वाह में से 3.25 लाख रुपए टैक्स कट जाता है। और ये एक बात भी जो है हंसने की इसलिए है क्योंकि ये झूठ है। 60% कौन टैक्स देता है? नहीं, राष्ट्रपति को पूरा विशेषाधिकार है। उसकी जो सैलरी अलाउंसेज है, पहले जो है 2018 तक राष्ट्रपति की तनख्वाह जो थी वो 1.5 लाख रुपए होती थी बिना टैक्स के। अच्छा। और 2018 में अमेंडमेंट किया गया और राष्ट्रपति की तनख्वाह जो है 5 लाख कर दी गई। उपराष्ट्रपति की तनख्वाह जो है वो 4 लाख कर दी गई। प्रधानमंत्री की तनख्वाह जो है 2 लाख कर दी गई। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री की तनख्वाह में से टैक्स कटता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तनख्वाह में से टैक्स नहीं कटता। गवर्नर की तनख्वाह जो है 3.5 लाख रुपए है, उस पर भी टैक्स नहीं कटता। अच्छा। और इसीलिए अगर राष्ट्रपति कोविंद जो है ये कह रहे हैं कि मेरी तनख्वाह 5 लाख है और मैं 3.25 लाख कट जाते हैं, तो एक तरह से वो सरकार को शिकायत कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि हमारे जो कलाम साहब थे, अब्दुल कलाम, वो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने 1 रुपया तनख्वाह ली। 1 रुपया तनख्वाह। आप देखेंगे पहले बीच बीच में नाम आता था कि प्रकाश सिंह बादल है, उन्होंने कहा मैं 1 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। इसी तरह आप देखेंगे ममता बनर्जी है, वो 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं लेती। इतने साल से वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो सांसद भी रहीं, रेल मंत्री भी रहीं केंद्र में, वो नहीं लेती। अरविंद केजरीवाल कहता था कि मैं 1 रुपया तनख्वाह लूँगा, बाद में उसने जो है कहा कि मैं मकान भी नहीं लूँगा, लेकिन वो आज तनख्वाह भी लेता है और जो है मकान की और सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी बात कहना एक मजाक है। और मजाक इसलिए है क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति से हम ये कल्पना नहीं करते कि वो ऐसा सोचेगा। जब देश का संविधान बना था उस समय लिखा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह जो है 10,000 रुपये होगी। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो घर में जो है मिट्टी के चूल्हे पर उनकी बीवी खाना बनाती थी और वो खाते थे और वो कहते थे 10,000 तनख्वाह राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया कि वेतन में जो अंतर है वो 1 और 100 का अनुपात होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर गरीब आदमी की तनख्वाह 100 रुपये है तो राष्ट्रपति की तनख्वाह 10,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में देखेंगे ये सारे अनुपात खत्म हो गए हैं। आज जो भारत का राष्ट्रपति है उस पर हमारे यहाँ हर साल 780 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट से खर्च होते हैं। राष्ट्रपति का रहना फ्री है, राष्ट्रपति का घूमना फ्री है, राष्ट्रपति के जो भत्ते हैं वो फ्री हैं। और इसलिए राष्ट्रपति की ये बात कहना एक उन्हें मजाक का विषय इसलिए बनाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे राष्ट्रपति का सोच जो है कितना छोटा है।
वैसे तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद राष्ट्रपति का पद हो या गवर्नर का पद हो, उसकी जो पूरी की पूरी जो महत्ता है, उसका जो सम्मान है वो जीरो हो गया। हम देखते हैं रोज जो है गवर्नर के बारे में तो हम सब लोग मानते हैं कि वो केंद्र सरकार के जासूस होते हैं, केंद्र सरकार के चमचे होते हैं, केंद्र सरकार के कारिंदे होते हैं। और जैसे बंगाल में हम देखते हैं कि वहाँ पर धनखड़ जो राज्यपाल हैं, वो ऐसे बच्चों की तरह जो है राज्य सरकार के हर काम में टांग लगाने में लगे रहते हैं कि लगता है कि जैसे इनका जन्म जो है गवर्नर के रूप में सेवा करने का नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक जो है विघ्न संतोषी व्यक्ति वहाँ पर बैठाए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को कैसे बर्बाद करें। तो ऐसी हालत में जो है राष्ट्रपति के बारे में लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति कौन होता है, उसका काम होता है बिना पढ़े जो है सरकार जो भी बिल उसके सामने लाए उस पर साइन कर दे, मोहर लगा दे। इसे राष्ट्रपति को जो है रबड़ की मोहर माना जाता है। और कई बार ये भी मांग उठती है कि राष्ट्रपति का पद जो है खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसी हालत में अब मैं जब सोचता हूँ कि रामनाथ कोविंद ने ऐसा क्यों कहा, तो आप समझिए रामनाथ कोविंद का पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा। 1 अक्टूबर 1945 को रामनाथ कोविंद जो है कानपुर देहात के उस गांव में पैदा हुए जहां भी वो खीर खाने गए थे, मिठाई खाने गए थे, पेड़े खाने गए थे। उसके बाद जो है 1971 में उन्होंने जो है लॉ की डिग्री पूरी की और लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद दिल्ली की बार काउंसिल में वो रजिस्टर्ड हुए। जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो वो 1977 से 79 तक 2 साल जो है केंद्र सरकार के दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थायी वकील रहे। उसके बाद 1978 में वो जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एक परीक्षा होती है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, वो उन्होंने पास की और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। और उसके बाद 2080 से 2093 तक वो जो है केंद्र सरकार के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील रहे। और उसके बाद वो 1994 में राज्यसभा में आए, 2006 तक राज्यसभा में रहे। उसके बाद उन्होंने जो है यूपी के विधानसभा के चुनाव के लिए टिकट मांगा तो उन्हें टिकट नहीं मिला। अच्छा, लेकिन अचानक 17 से पहले 12 में उन्हें टिकट नहीं मिला। 14 में उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगा, वो नहीं मिला। 15 में अचानक उनका भाग्य में छीका टूटा और उन्हें जो है बिहार का गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर बनाने का कारण ये था कि रामनाथ कोविंद जो है वो कोरी समुदाय से आते हैं। अच्छा। कोरी मतलब जुलाहा, और ये जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होती है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कोरी हैं। अच्छा, नीतीश कुमार भी। तो कोरी एक दूसरे के साथ देंगे, इसलिए इनको जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनने के बाद 2017 में सबने देखा कि जब प्रणब मुखर्जी के बाद राष्ट्रपति की बात आई तो इनको इसलिए राष्ट्रपति पद के लिए बनाया गया। पहली बार हमने तभी सुना था, बीच में रोक रहा हूँ आपको जी, कि किसी दलित को राष्ट्रपति नहीं, कभी हमने दलित तो उससे पहले के.आर. नारायणन भी बने, लेकिन सुना नहीं ना इस तरह से बढ़ा चढ़ा के। ये महिमा मंडित कर रहे थे कि हमने दलितों को बनाया है। तो बीजेपी में भी ये जो है ये दलित जो उनका प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष थे। अच्छा। और बीजेपी के टाइम में ही प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनने के साथ साथ ये भारतीय कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अच्छा। तो अब जब ये 2017 में विदेश के राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि भारत के राष्ट्रपति की गरिमा है, उसके ऊपर लोगों का सम्मान है। जैसे लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, जैसे भारतीय सेनाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे भारत के राष्ट्रपति के पद का भी सम्मान है। लेकिन जब भी इनके बारे में खबरें आती हैं तो मैं जब भी ये राष्ट्रपति चर्चा में आते हैं तो ये उन चर्चाओं की वजह से नहीं होते जिनकी वजह से आपके दिल में इनके प्रति सम्मान बढ़े। पहली खबर एक बार छपी कि ये पुष्कर जी पे ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसमें दर्शन करने गए और भारत के राष्ट्रपति को वहाँ पे ये कहा गया कि आप जो है दलित समाज के हो, आप जो अनुसूचित जाति के हो, तो इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो मंदिर कब खुलेगा उसके लिए भारत के राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ जो है मंदिर की सीढ़ी पे बैठे हुए मिले। ये फोटो छपी। अच्छा। थोड़े दिन बाद, 1 साल बाद ये फोटो छपी कि लोगों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो कुछ साधु संतों ने, जो फर्जी लोग होते हैं, आलतू फालतू लोग जो प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं कि हम जो है पृथ्वी को ठंडा कर रहे हैं, तो वो एक ग्लोब ले आए और ग्लोब लाकर उस पर पानी चढ़ाने लगे। तो उसमें किसकी फोटो थी? उसमें जो है हमारे राष्ट्रपति जी जो है ग्लोब पर पानी चढ़ाकर जो है ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर रहे हैं। अच्छा। यानी आप देखें ग्रेटा थैनबर्ग जैसी एक छोटी लड़की 13 साल की, वो बता रही है ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने का तरीका, वैज्ञानिक तरीका क्या है। और भारत का राष्ट्रपति जो कि 75 साल की उम्र में है, ऐसी बेहुदा बात करे कि वो ग्लोब को लेकर उसको पानी से कहे कि हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, हमने ठंडी कर दी है पृथ्वी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
एक फोटो आपने बहुत देखा होगा कि राष्ट्रपति जो है एक बहुत बड़ा त्रिशूल लेकर खड़े जी, हैं बिल्कुल। और बगल में जो है नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं बिल्कुल। और राष्ट्रपति उसको लेकर बड़े गर्व से खड़े हैं, जैसे कि कोई जैसे राष्ट्रपति का अंगरक्षक खड़ा हो। तो अब इन्होंने जो ये घूमने गए, तो घूमने के लिए जैसे कहते हैं कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, तो उस तरह इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का सैलून जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेकार खड़ा है, 17 साल बाद इसकी रंगाई पुताई हो और मैं जो है एक इतिहास रचूं और मैं जो है रेल यात्रा से वहां पर जाऊं। अच्छा, तो तो आप समझिए राष्ट्रपति के इस यात्रा पर रेल को दिल्ली के नई दिल्ली से ये सफदरजंग के जो वो जो है प्लेटफॉर्म है वहां से कानपुर ले जाने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 17 करोड़, चप्पे चप्पे पे सिपाही थे, चप्पे चप्पे पे जो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक था वो रोका गया। राष्ट्रपति ने सब चीज़ों को रोक कर वो वहाँ गए। 17 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे सेना के। राष्ट्रपति ने प्लेन खरीदा हुआ है, एक 8400 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए 2 प्लेन खरीदे गए हैं, उस प्लेन से जा सकते थे। तो इन्होंने 17 करोड़ खर्च किए, 17 करोड़ खर्च करके उस प्लेन से वहाँ गए और प्लेन से जाने का नतीजा क्या हुआ, जगह जगह जो ट्रैफिक रोका गया राष्ट्रपति के लिए, उससे कानपुर में एक महिला एंटरप्रेन्योर थी, उद्यमी थी, 45 साल की वंदना मिश्रा, उसकी मौत हो गई क्योंकि उसको अस्पताल ले जाना था, वो गर्भवती थी और वो जो है उसे नहीं जाने दिया पुलिस वालों ने और राष्ट्रपति के काफिले की वजह से रोक दिया। और वह औरत जो कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के कानपुर चैप्टर की अध्यक्षा भी थी, बड़ी पराक्रमी महिला थी, उसकी मौत हो गई। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी एक बार 1986 में तमिलनाडु में गए थे और वहाँ पर जो है उनके लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था, तो एक प्रेग्नेंट औरत भी वहाँ पे भी ऐसी एक औरत थी और उसको जो है सड़क पार नहीं करने दी तो वो मर गई थी। और तब नाना पाटेकर ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में कहा था कि देख ये तू पड़ा है, ये जो बच्चा जो छटपटा रहा है माँ के गर्भ से निकलकर बाहर, वो हिंदुस्तान के लोगों को कहते तू है। और तब उसने अपना गुस्सा जाहिर किया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी वीवीआईपी हो, उसके लिए अगर जा रहा है तो कभी भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जी ने क्या किया, ये मैंने आपको बताया कि बड़े विद्वान जो है राष्ट्रपति हैं, बड़े विद्वान जो है वकील हैं, इनको खुद नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया था। और रही सही कसर उन्होंने ये निकाल दी कि मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए है और उसमें से मुझे 2.25 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है, सरासर गलत है। और ये बताता है कि ये वकालत जब करते रहे थे, मुझे लगता है कि वो डिग्री भी कुछ संदिग्ध हो गई है, इनकी वकालत भी संदिग्ध है, इनका जो एडवोकेट रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है वो भी संदिग्ध है। और ये 13 साल सुप्रीम कोर्ट के वो रहे, तो मैंने इनके बहुत सारे वो ढूंढे। तो हमारे पीएन लेखी साहब होते थे, वो कहते थे ये ब्रीफलेस लॉयर है। जब ये राष्ट्रपति बने तो उससे पहले ही जब ये बात होती थी तो वो कहते थे ब्रीफलेस लॉयर है ये आकर चुपचाप जो है दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों का जो एक हमारा बार रूम होता है वहाँ पर चुपचाप आके बैठ जाते थे, अपना सामान निकाला, खाया, चुपचाप घर चले गए। ये वहाँ के वकील बताते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि इनका ज्ञान जो है कानून के बारे में भी, क्योंकि कानून के संरक्षक हैं। राष्ट्रपति शपथ लेता है मैं कानून की सुरक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जिसको कानून ही नहीं पता वो क्या प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने साफ ये बता दिया है कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्राणहीन है, विवेकहीन है। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि पूरे के पूरा जो ढांचा है, चाहे हम उसमें पूरी संसद को हम लेते हैं तो संसद का एक अंग राष्ट्रपति होता है, एक अंग राज्यसभा होती है, एक अंग लोकसभा होती है। तीनों के तीनों अंग जो है आज के समय में विकलांग हो चुके हैं और हमारा देश इसीलिए पतन के गर्त में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने न सिर्फ अभी की घटना के बारे में बताया बल्कि पूरा का पूरा इतिहास खोल के रख दिया है। क्या थे, क्या किया, कहाँ से आए और कैसे कैसे सब बने और किस तरह से इन्होंने एक तरह से दाग लगाने का काम भी किया है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।